नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 के एकदम ताजा आंकड़ों पर। हमारे पास हैं क्यूएस विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 रिपोर्ट के कुछ खास हिस्से, और हमारा मकसद ही ये समझना कि भाई दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के बीच भारत कहाँ खड़ा है, क्या कुछ अच्छा हुआ है, और मतलब हायर एजुकेशन में किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और शुरू करने के लिए एक मजेदार फैक्ट, इस बार भारत के 9 संस्थान दुनिया के टॉप 50 में शामिल हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ये रैंकिंग्स आप कह सकती हैं एक तरह का आईना होती हैं कि वैश्विक स्तर पर हमारी उच्च शिक्षा कैसी दिख रही है, कहाँ जा रही है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, भारत की ओवरऑल प्रेजेंस वो तो काफी बड़ी है। हाँ, वो तो है। इस साल 79 इंडियन यूनिवर्सिटीज लिस्ट में हैं। जी ये पिछले साल से करीब 26% ज्यादा है। जी। और नए संस्थानों को शामिल करने के मामले में अब हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं, चीन, अमेरिका, यूके और कोरिया के ठीक बाद। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा उछाल है। हाँ, संख्या तो निश्चित रूप से बड़ी है, जो मतलब शिक्षा क्षेत्र के विस्तार का एक संकेत तो है ही, जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गुणवत्ता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, ये देखना अहम होगा। सही बात है, क्वालिटी की बात बहुत जरूरी है। और क्वालिटी की बात करें तो टॉप पर कौन रहा इस बार, मतलब भारत की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर? हाँ, तो इसमें सबसे चमका है धनबाद का भारतीय खनन संस्थान यानी आईएसएम। आईएसएम धनबाद? हाँ अच्छा जी, खनिज और खनन इंजीनियरिंग में दुनिया में 20वीं रैंक हासिल की है। ये भारत की तरफ से इस साल की बेस्ट रैंकिंग है किसी भी सब्जेक्ट में। वाओ, ये तो दिलचस्प है कि माइनिंग जैसे इतने स्पेसिफिक फील्ड में हमारा टॉप संस्थान इतना आगे है। बिल्कुल, और इसके साथ ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आईआईटीज का दबदबा कायम है। हाँ, वो तो रहता ही अक्सर। आईआईटी दिल्ली 26वें और आईआईटी बॉम्बे 28वें पर है। और कमाल की बात यह है कि पिछले साल ये दोनों 45th पर थे, तो काफी अच्छा सुधार है। ओ, 45 से सीधे 26 और 28 पर, ये तो वाकई बड़ा जंप है। हाँ, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी इन्होंने सुधार करके टॉप 50 में जगह बना ली है। अच्छा, तो इंजीनियरिंग में तो मामला मजबूत लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो दिखाता है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब ये कि कुछ दूसरे टॉप संस्थानों की रैंकिंग थोड़ी गिरी है, भले ही वो अभी भी टॉप 50 में बने हुए हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, जैसे बिजनेस और मैनेजमेंट में। जी, आईआईएम अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद 22 से खिसक कर 27 पर आ गया। और बैंगलोर भी, वो 32 से 40 पर चला गया। और आईआईटी मद्रास भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में टॉप 50 में तो है, पर रैंक थोड़ी नीचे आई है। जेएनयू भी डेवलपमेंट स्टडीज में नीचे आया थोड़ा। जी, आईआईटी बॉम्बे और खड़गपुर भी माइनिंग इंजीनियरिंग में रैंक तो हुए हैं, बॉम्बे 28वें और खड़गपुर 45वें पर, लेकिन इनकी रैंकिंग्स भी पिछले साल के मुकाबले गिरी हैं। तो ये जो टॉप संस्थानों की रैंकिंग में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है, इसका क्या मतलब निकालें? बढ़ती ग्लोबल कंपटीशन? हाँ बिल्कुल, ये शायद बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा का ही संकेत है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये रैंकिंग्स मतलब 5 मुख्य चीजों पर आधारित होती है। अच्छा, कौन सी 5 चीजें? एक तो अकादमिक जगत में साख, मतलब रेप्यूटेशन। ठीक है। दूसरा, नौकरी देने वालों के बीच साख, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन। ठीक है। तीसरा है रिसर्च साइटेशंस पर पेपर, यानी हर रिसर्च पेपर पर कितने हवाले दिए गए। ठीक है। चौथा है एच इंडेक्स, जो बेसिकली किसी रिसर्चर या संस्थान के रिसर्च के इम्पैक्ट को मापता है। ओके, इम्पैक्ट। और पांचवा है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, मतलब दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर कितना काम हो रहा है। समझ गया। तो इन 5 पैमानों पर ये उतार चढ़ाव दिख रहा है। जी। अच्छा, ये तो हुई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की बात। बाकी एरियाज में क्या हाल है, जैसे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या लाइफ साइंसेज? हाँ, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में 10 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और आईआईटी बॉम्बे टॉप 200 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। टॉप 200 में? ठीक है। और लाइफ साइंसेज और मेडिसिन में 6 संस्थान हैं, जिनमें एम्स दिल्ली सबसे ऊपर है, करीब 226वीं रैंक पर। एम्स दिल्ली 226 पर, ओके। और इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब रैंकिंग्स में उतार चढ़ाव और ग्लोबल कंपटीशन को देखते हुए, क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर की एक टिप्पणी काफी अहम लगती है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि भारत ने एआई, ग्रीन स्किल्स और डिजिटल स्किल्स जैसे एरियाज में तो अच्छा सुधार किया है, लेकिन 2 क्षेत्रों में अभी भी काफी कमी है। कौन से 2 क्षेत्र?
एक तो है स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुद्दे। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी। और दूसरा? और दूसरी है उद्यमशीलता क्षमताएं यानी एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज, नई चीजें सोचने, इनोवेशन करने और उन्हें हकीकत बनाने की क्षमता। मतलब ये स्किल्स अभी कम हैं? हाँ, उनका मानना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा ताकि भारतीय छात्र ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव बने रहें। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे संस्थान इन जरूरी नए क्षेत्रों के लिए खुद को तेजी से बदल पा रहे हैं? शायद यही रैंकिंग्स में दिखने वाले उतार चढ़ाव का एक कारण हो। बात तो सही है। तो कुल मिलाकर अगर हम समराइज करें तो ये क्यूएस रैंकिंग्स 2025 क्या दिखाती हैं? एक तरफ तो भारतीय हायर एजुकेशन की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रही है, खासकर इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रॉन्ग एरियाज में जी। लेकिन साथ ही कुछ टॉप संस्थानों की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट भी है और सस्टेनेबिलिटी व एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स में कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही। और यही पर मेरे ख्याल से एक सोचने वाली बात उभरती है कि सिर्फ रैंकिंग्स पर फोकस करने से आगे बढ़कर छात्र और संस्थान दोनों मिलके, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिवली भी, ये जो स्किल गैप्स हैं जिनकी बात क्यूएस सीईओ ने की, जैसे स्थिरता और उद्यमिता, इनको भरने के लिए असल में क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकती है? जी। और इसमें लगातार सीखते रहने की, कंटिन्यूअस लर्निंग की क्या भूमिका हो सकती है? जी। ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए।